कैमरा एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा, राज कपूर और अक्किनेनी नागेश्वर राव की जन्मशती, भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी इफ्फी 2024 पर एक रिपोर्ट, साल 2024 की फिल्मों का लेखा जोखा और स्मृति शेष में नमन मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को। तो सबसे पहले संपादकीय मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा, राज कपूर और अक्किनेनी नागेश्वर राव की जन्मशती। साल 2024 भारतीय सिनेमा की 4 महान हस्तियों की जन्मशती लेकर आया। साल भर अनेक आयोजन किए गए जिनमें इन महान कलाकारों को याद किया गया। यहां तक कि भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी इन कलाकारों की जन्मशती पर विशेष खंड रखा गया था। सबसे पहले बातें ए नागेश्वर राव की। ए नागेश्वर राव का जन्म कृष्णा जिले के रामपुरम में एक किसान परिवार में हुआ था। 5 भाइयों में वे सबसे छोटे थे। 10 साल की उम्र से उन्होंने रंगमंच पर काम करना शुरू किया। उस समय महिलाओं का नाटकों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। अक्किनेनी नागेश्वर राव ने नाटकों में लगातार ऐसे रोल किए जिनमें उन्होंने महिला किरदार ज्यादा निभाए। उस समय के मशहूर नाटक थे हरीशचंद्र, कनकतारा, विप्र नारायण, तेलुगु तल्ली, आशा ज्योति और सत्यान वेशम वगैरह। उन्हीं दिनों इत्तेफाक से अक्किनेनी की मुलाकात मशहूर निर्माता घंटासला बलरामैया से हुई और सन 1944 में अक्किनेनी नागेश्वर राव को फिल्मों में पहली बार मुख्य रोल मिला। फिल्म सीता राम जन्मम में उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। अक्किनेनी नागेश्वर राव ने तेलुगु, तमिल और हिंदी में तकरीबन 255 फिल्मों में काम किया। मुख्य रूप से नागेश्वर राव ने श्री राम और श्री कृष्ण की भूमिकाएं निभाईं। प्रशंसक उन्हें नट सम्राट के आधारित फिल्म देवदास गांव के लिए याद किए जाते हैं। उनमें प्रमुख हैं 1939 में आई फिल्म लैला मजनू, 1955 में आई फिल्म अनारकली, 1971 में आई फिल्म प्रेम नगर, 1957 में आई फिल्म माया बाजार, 1965 में आई फिल्म महाकवि कालिदासु, 1973 में आई भक्त तुकाराम और 2006 में आई श्री रामदासु। उनकी कुछ और कामयाब फिल्में हैं माया बाजार, संसारम, ब्रतुकु थिरुवु, आराधना, डोंगा रामा नायडू, डॉक्टर चक्रवर्ती, अर्धांगी, मंगलया बालम, इलरिकम, शांति निवासम, वीलगु नीदलू वगैरह। अक्किनेनी नागेश्वर राव ने तेलुगु सिनेमा को तब के मद्रास से हैदराबाद लाने में मुख्य भूमिका निभाई। इसी सिलसिले में उन्होंने सन 1976 में हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो की स्थापना की। आपको बता दें कि ए नागेश्वर राव ने सन 1957 में हिंदी फिल्म अलादीन का चिराग में काम किया था। 1958 में आई फिल्म सुवर्ण सुंदरी में भी उन्होंने काम किया था। ये फिल्म हिंदी में डब की गई थी। जैसे नार कोई हो रसवंती, काली काली कालियों को तितलियां चूमे, फूल फूल पंखड़ियां खोले, अमृत घोले। अक्किनेनी को तमाम महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान मिले हैं।
1968 में पद्मश्री, 1988 में पद्म भूषण, साल 2011 में पद्म विभूषण और 1991 में उन्हें मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और अब तपन सिन्हा की बातें। कोलकाता में जन्मे तपन सिन्हा को भागलपुर में अपने छात्र जीवन में ही फिल्मों का चस्का लग गया था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से फिजिक्स में एमएससी किया। चार्ल्स डिकेंस के मशहूर उपन्यास अ टेल ऑफ टू सिटीज और इस पर बनी फिल्म ने तपन सिन्हा को फिल्म निर्माण के लिए प्रेरित किया था। आगे चलकर तपन सिन्हा कोलकाता के न्यू थिएटर्स में साउंड इंजीनियर का काम करने लगे थे। वहां उन्होंने बिमल रॉय और नितिन बोस के काम को करीब से देखा। फिल्मकार सत्येन बोस की फिल्म परिवर्तन का साउंड डिजाइन करने के बाद तपन सिन्हा को लंदन के पाइनवुड स्टूडियोज ने आमंत्रित किया। सन 1950 में फिल्म निर्माण का अध्ययन करने के लिए वो लंदन चले गए। 2 बरस बाद भारत लौटने पर तपन सिन्हा ने अपना ध्यान निर्देशन की ओर बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने बांग्ला, हिंदी और उड़िया भाषा में फिल्में बनाई। उनकी फिल्में बर्लिन, लंदन, मॉस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सराही गई थी। तपन सिन्हा ने हमेशा कम बजट की, सामाजिक सरोकारों वाली, दर्शकों का स्वस्थ मनोरंजन करने वाली फिल्में बनाई। उन्हें 19 बार नेशनल अवार्ड मिला था। साल 2006 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर उन्होंने काबुलीवाला और खुदितो पाषाण जैसी फिल्में बनाई हैं। नारायण गांगुली की कथा सैनिक पर उन्होंने 1954 में फिल्म अंकुश बनाई थी। शैलजानंद मुखर्जी की रचना कृष्णा पर उन्होंने एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म बनाई, उपहार। उन्होंने दिलीप कुमार और सायरा बानो को लेकर सगीना महतो बनाई थी। 1972 में उन्होंने बनाई फिल्म जिंदगी जिंदगी। तपन सिन्हा की साहित्य आधारित फिल्में बोझिल नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी गुणवत्ता थी और वो दर्शकों को खूब लुभाती रही हैं। बांग्ला के अलावा उन्होंने हिंदी में भी फिल्में बनाई और उनकी एक महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म थी आदमी और औरत, जो अमोल पालेकर की मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी। एक डॉक्टर की मौत उनकी सबसे सफल और सबसे शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है। संपादकीय में अभी तक हमने चर्चा की अक्किनेनी नागेश्वर राव और तपन सिन्हा की। अब बातें मोहम्मद रफी और राज कपूर की। राज कपूर का बचपन का नाम था सृष्टिनाथ कपूर। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर रंगमंच और फिल्मों के कामयाब कलाकार थे। एक ऐसा समय आया जब राज कपूर जाने माने निर्देशक केदार शर्मा के सहायक बन गए। आगे चलकर केदार शर्मा ने 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल के जरिए उन्हें हीरो बना दिया। उनकी सह कलाकार थी मधुबाला और बेगम पारा। इसके बाद आई कुछ महत्वपूर्ण फिल्में जैसे चित्तौड़ विजय, दिल की रानी और जेल यात्रा। सन 1948 राज कपूर ने RK फिल्म्स की स्थापना की। उनका मकसद था अपने तरह की फिल्में बनाना। उनकी पहली फिल्म आई आग, जिसके कलाकार थे नरगिस, प्रेमनाथ और कामिनी कौशल। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हो मगर रोशनी। 1949 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म अंदाज में काम किया, जिसमें उनके सह कलाकार थे दिलीप कुमार और नरगिस। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे। इसी बरस उनकी निर्देशित दूसरी फिल्म आई बरसात। बरसात से शुरू हुई राज कपूर की कामयाब टोली। राज कपूर, नरगिस, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर, मन्ना डे और मुकेश। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। इस टोली ने हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आगे चलकर इस टोली में शामिल हुए ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने आवारा समेत आगे की कई फिल्में लिखी। राज कपूर अपने सिनेमा में आजाद भारत के बेरोजगार और हारे हुए नौजवान की कहानियां लेकर आए। इनमें संघर्ष था, प्यार था, मुसीबतें थीं और उनसे निकलने का मादा था।
उन्होंने अपने समय और समाज पर करारी टिप्पणियां भी की। सन 1951 आवारा। आवारा हूँ, आवारा हूँ। सन 1955 श्री 420। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आरके फिल्म्स के बैनर तले 1964 में उन्होंने बनाई अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म संगम। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। 1970 में आई मेरा नाम जोकर। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जो। मेरा नाम जोकर की नाकामी ने राज कपूर को तोड़ दिया था। 1971 से उनके सिनेमा की दिशा बदल गई। इस बरस वो अपने बेटे ऋषि कपूर को लेकर आए और उन्होंने बनाई फिल्म बॉबी। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की इस हाल में। 1978 में आई सत्यम शिवम सुंदरम। 1982 में प्रेम रोग और 1985 में राम तेरी गंगा मैली। आरके फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने न केवल खुद फिल्में बनाई बल्कि दूसरे निर्देशकों को भी मौका दिया। सन 1956 जागते रहो, निर्देशक अमित माइत्रा और शंभू मित्रा। सन 1957 अब दिल्ली दूर नहीं, निर्देशक अमर कुमार। सन 1960 जिस देश में गंगा बहती है, निर्देशक जाने माने छायाकार राधू कर्माकर। राज कपूर को सन 1987 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसी जाना कहाँ। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। मोहम्मद रफी ने उस्ताद अब्दुल वहीद खां, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी से संगीत की शुरुआती तालीम ली थी। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार मंच पर अपना प्रदर्शन किया, गाना गाया कुंदन लाल सहगल की मौजूदगी में। सन 1944 में मोहम्मद रफी ने पहली बार पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाना गाया। संगीतकार थे श्याम सुंदर। 1944 में मोहम्मद रफी मुंबई आ गए। यहां उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया। उनके शुरुआती गानों में शामिल है सन 1944 में आई AR कारदार की फिल्म पहले आपका ये गाना। सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, गंगा जमुना बहे जहाँ वो भारत प्यारा, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। 1946 में फिल्म शाहजहां में उन्होंने कुंदन लाल सहगल के साथ कोरस गायक के रूप में ये गाना गाया था। रूही 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 मेरे सपनों की रानी। सन 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में मोहम्मद रफी को अपना पहला सोलो गाना गाने का मौका मिला था। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, है किस्मत ने लूटा तुझको, है किस्मत ने लूटा। 1947 में फिल्म जुगनू में उन्होंने नूर जहां के साथ गाया ये गाना। बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में। यहाँ से मोहम्मद रफी का थोड़ा थोड़ा नाम होने लगा था। सन 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, राजेंद्र कृष्ण ने लिखा एक गाना जिसे हुस्न लाल भगत राम ने स्वरबद्ध किया था और मोहम्मद रफी ने गाया था बापू की अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की। सन 1952 में
नौशाद के संगीत निर्देशन में फिल्म बैजू बावरा के आते ही मोहम्मद रफी की तकदीर बदल गई। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। यहाँ से मोहम्मद रफी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। आगे चलकर उन्होंने तमाम संगीतकारों के साथ काम किया और गाने गाए, बल्कि अभिनेताओं की पीढ़ियां बदलती रहीं, पर रफी की आवाज कायम रही। दिलीप कुमार। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी। देव आनंद। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे। राजेंद्र कुमार। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया। शम्मी कपूर। अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले। राजेश खन्ना। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। धर्मेंद्र। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अमिताभ बच्चन। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। ऋषि कपूर। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया। मोहम्मद रफी एक गायक नहीं बल्कि पूरा एक युग रहे। उन्हें सन 1977 में हम किसी से कम नहीं फिल्म के इस गाने के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। मोहम्मद रफी को 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फिल्म 14वीं का चांद सन 1960। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। सन 1961 फिल्म ससुराल का ये गाना। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। सन 1964 दोस्ती फिल्म के इस गाने के लिए मोहम्मद रफी को मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूं। सन 1966 फिल्म सूरज के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा। सन 1968 फिल्म ब्रह्मचारी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान। सन 1977 फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा। 1967 में मोहम्मद रफी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 31 जुलाई 1980 मोहम्मद रफी ने दोपहर को संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ये गाना रिकॉर्ड किया। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। इसी रात
मोहम्मद रफी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। संपादकीय में आज हमने हिंदी सिनेमा के 4 महत्वपूर्ण नक्षत्रों की जन्मशती पर ये विशेष प्रस्तुति आपके सामने रखी। ये कलाकार थे मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा, राज कपूर और अक्किनेनी नागेश्वर राव। अब भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रिपोर्ट। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 28 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों, भारत के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया के फिल्म निर्देशक फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जबकि 12वीं फेल और द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों के अभिनेता विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। फिल्मकार माइकल ग्रेसी की सारी दुनिया में चर्चित रही फिल्म बेटर मैन के प्रदर्शन के साथ ही फिल्म समारोह की शुरुआत हुई। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया लिथुआना की फिल्म टॉक्सिक को। वहीं रोमानिया की फिल्म अ न्यू ईयर दैट नेवर केम को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार मिला। शांति और अहिंसा के संदेश के लिए फिल्म क्रॉसिंग को यूनेस्को गांधी पदक दिया गया। मराठी वेब सीरीज लंपन को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार मिला। मराठी फिल्म घरात गणपति के लिए निर्देशक नवज्योत बांदीवडेकर को सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला। इस दौरान प्रसार भारती ने अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव को भी लॉन्च किया। इस समारोह की क्लोजिंग फिल्म रही ड्राई सीजन। इसका निर्देशन चेक फिल्म निर्माता बोहदान स्लेमा ने किया है। इस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला वेस्टा माटुलिते और ईवा रूपेइकाइटे को संयुक्त रूप से फिल्म टॉक्सिक के लिए। क्लेमेंट फेवे को फिल्म होलिकाऊ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला। विशेष जूरी पुरस्कार मिला फिल्म होलिकाऊ के लिए लुइस कॉर्सोवॉइसियर को। ये थी एक रिपोर्ट भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर। और अब एक आकलन कैसा रहा साल 2024 हिंदी सिनेमा के लिए। साल 2024 हिंदी सिनेमा के कारोबार के नजरिए से एक सुस्त साल माना जाएगा। आंकड़ों की माने तो साल 2024 की सबसे कामयाब फिल्म है स्त्री 2, जिसने तकरीबन 925 करोड़ की कमाई सारी दुनिया में की है। तुम्हारे थे तुम्हारे ही रहेंगे हम। इसके बाद नंबर आता है भूल भुलैया 3 का। इसकी कमाई है 417 करोड़ की। तीसरे नंबर पर है सिंघम अगेन, जिसने 400 करोड़ का कारोबार किया है। इस साल की अन्य कामयाब फिल्में हैं फाइटर, शैतान, क्रू, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, मुंजिया, बैड न्यूज और आर्टिकल 370। साल 2024 में कुछ नए निर्देशक भी अपनी फिल्में लेकर आए, जैसे गीतकार और लेखक वरुण ग्रोवर की फिल्म आई ऑल इंडिया रैंक। अभिनेता कुणाल खेमू इस बरस निर्देशक बन गए और उन्होंने बनाई मडगांव एक्सप्रेस। अभिनेता रणदीप हुडा ने इस बरस निर्देशकीय पारी की शुरुआत की स्वतंत्र वीर सावरकर के जरिए। धरती का गीतकार जोड़ी सिद्धार्थ गरिमा ने इस बरस बनाई फिल्म दुकान। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप ने इस बरस निर्देशन की दुनिया में अपना कदम रखा और बनाई फिल्म शर्मा जी की बेटी। इस बरस कबीर खान लेकर आए कार्तिक आर्यन के अभिनय वाली फिल्म चंदू चैंपियन। दूसरी तरफ इम्तियाज अली अपनी संगीतमय बायोपिक लेकर आए अमर सिंह चमकीला। इस साल की अन्य चर्चित फिल्मों में शामिल हैं वासन बाला की फिल्म जिगरा,
विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म कंट्रोल, सुधांशु सरिया की फिल्म उलझ, तुषार हीरानंदानी की फिल्म श्रीकांत, विकास बहल की फिल्म शैतान और श्रीराम राघवन की फिल्म मैरी क्रिसमस। इस बरस नाग अश्विन की पौराणिक फंतासी एक्शन फिल्म आई कल्कि 2989, जो मूल रूप से तेलुगु में बनी और इसे हिंदी में डब किया गया था। प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म ने लोगों को काफी आकर्षित किया। दक्षिण की एक और फिल्म साल बीतते बीतते प्रदर्शित हुई है, पुष्पा 2 द रूल। अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने, जिसे हिंदी में डब करके प्रदर्शित किया गया है। ये था साल 2024 की फिल्मों का लेखा जोखा। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम याद कर रहे हैं मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को। उस्ताद जाकिर हुसैन का 15 दिसंबर को निधन हो गया। वे 73 साल के थे। जाकिर हुसैन के पिता जाने माने तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां शास्त्रीय संगीत की दुनिया की एक बड़ी हस्ती थे। 12 बरस की उम्र से जाकिर हुसैन ने तबले पर अपनी उंगलियों को थिरकाना शुरू किया था। 1973 में उनका पहला एल्बम आया था लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। 1979 से लेकर 2007 तक उस्ताद जाकिर हुसैन ने देश विदेश के न जाने कितने संगीत समारोहों में अपने तबले का जलवा बिखेरा। उस्ताद जाकिर हुसैन शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी हस्ती थे जो भारत और भारत के पार समान रूप से लोकप्रिय थे। सन 1988 में जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया तब उनकी उम्र केवल 37 बरस थी और वे पद्मश्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। इसी तरह 2002 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1992 में और फिर 2009 में संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उस्ताद जाकिर हुसैन ने सन 1983 में इस्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी की फिल्म हीट एंड डस्ट में संगीत दिया था। उन्होंने सन 1988 में जफर हई की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी संगीत दिया। इस फिल्म के निर्माता थे इस्माइल मर्चेंट। सन 1991 में उन्होंने एक तमिल फिल्म थंडू विटाइन इन नाई में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1992 में उन्होंने मिस बेटीज चिल्ड्रन नामक एक फिल्म में संगीत दिया था। जाकिर हुसैन ने साल 2018 में नंदिता दास की फिल्म मंटो में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आपको बता दें कि सन 1998 में सई पराजपे की फिल्म साज में उस्ताद जाकिर हुसैन ने हिमान देसाई का किरदार निभाया था। वे इस फिल्म के 4 संगीतकारों में से एक भी थे। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का दिसंबर महीने का अंक। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।